ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम के साथ आप सबका वार्तालाप कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह प्रसिद्ध ज्योतिषी अनुपमा दुबे तिवारी जी हैं, जो आपके प्रश्नों का अपने सुपरिचित अंदाज में उत्तर देगी। स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी, और ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। पुरुष की कुंडली हो या व्यक्ति विशेष की पत्रिका, 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में ही विभाजित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि 12 राशियों में ही क्यों? 12 राशियां ही क्यों? इसको जानने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष जो है वो जियोसेंट्रिक है, यानी कि पृथ्वी को केंद्र मान करके बाकी सारे ग्रहों के गति की गणना की गई है। इसके हिसाब से सूर्य को भी गतिमान माना गया है। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। तो अगर हम लोग अमावस्या के बाद जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, प्रथमा तिथि से देखना शुरू करें, तो सूर्य और चंद्रमा को एक साथ इकट्ठे आने में फिर 30 दिन का समय लग जाता है, यानी कि सूर्य लगभग 30 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य को 360 डिग्री का चक्कर लगाने के क्रम में सूर्य और चंद्रमा एक साथ 12 बार मिलते हैं, इसीलिए 12 राशियां बनाई गई हैं। ऐसे भी हम लोग देखें कि 360 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 12 ही आता है। तो मुख्य कारण यही है कि 360 डिग्री का चक्कर लगाने के क्रम में सूर्य और चंद्रमा 12 बार मिलते हैं, इसीलिए 12 महीने हैं और 12 राशियां हैं। अनुपमा जी, पिछली बार हम लोगों ने सूर्य के कारकत्व पर विचार किया था। इस बार आप चंद्र के कारकत्व पर प्रकाश डालिए। चंद्रमा, इसे शीत रश्मि भी कहते हैं। यह मन का अधिष्ठाता है, माँ का, आँखों का और शीत जनित रोग का भी कारक है। मेंटल डिसऑर्डर भी इससे देखते हैं। यह हमारी चिंतन प्रक्रिया को प्रतिक्षण प्रभावित करता है। यह एक कार्मिक एजेंट की तरह कार्य करता है, जो हमारे कर्मों को भोगने के लिए एक दिशा दिखाता है, निर्धारित करता है। भगवान विष्णु के 9 अवतारों में से श्री कृष्ण को चंद्र का ही अवतार माना जाता है। चंद्रमा पर ग्रहों की पड़ने वाली दृष्टि से हम व्यक्ति के खान पान की आदतों को जान सकते हैं। अगर क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो खान पान की आदतें उसकी अच्छी नहीं होंगी, और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो बहुत सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति होगा। और 6वें, 8वें या 12वें किसी की कुंडली में चंद्रमा बैठ जाए तो जातक को घर से दूर करता है। किसी की कुंडली में चंद्रमा अगर बलवान हो तो वो उसके मन बुद्धि की प्रबलता को दर्शाता है। इसी तरह खून में, जो ब्लड में 60% जो पानी का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, उसका भी कारक चंद्र है। बाकी आरबीसी का कारकत्व मंगल को दिया गया है। प्रश्न हम अपने दर्शक श्री अभिषेक अग्रवाल जी का ले लेते हैं। इनका कहना है कि आजकल किसी से अच्छा भी कहो तो उसको वह गलत अर्थ में ले लेता है, और व्यवसाय में भी परेशानी आ रही है। इसका कारण कहीं राहु और मंगल का अंगारक योग तो नहीं है जो गोचर में बन रहा है? जी, अभिषेक जी से मैं कहना चाहूँगी कि जो गोचर में मंगल और राहु का अंगारक योग चल रहा है वो उनके द्वितीय भाव, वाणी भाव में ही चल रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलें, वाणी को कंट्रोल करें, और अप्रैल तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इनकी कुंडली में गुरु का ही अंतर चल रहा है, और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी परेशानियां अभी इनको रहेंगी, जो कि नवंबर के बाद से उसमें राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलें, और व्यवसाय में अभी कोई नया निर्णय ना लें, जैसा चलता है चलने दें। नवंबर के बाद से फिर स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी। जी, मुश्किलों से घबराइए नहीं। मुश्किलें तो सच हैं, आने दो, उठना गिरना फिर उठना, आखिर में जीतेंगे, यही ठानकर आगे बढ़िए। एक प्रश्न अनुपमा जी और है, ग्रहों को समझना हो तो रिश्तों को समझिए। क्या संबंधों से जोड़कर भी ग्रहों के प्रभावों को देखा जा सकता है क्या? जी हाँ मनीषा जी, संबंधों से जोड़कर हम ग्रहों को आसानी से समझ सकते हैं। हम आसपास के रिश्तों के द्वारा ही ग्रहों को समझ सकते हैं। जैसे सूर्य को समझना है तो हमें पिता को देखना होगा,
या हेड ऑफ द फैमिली जो हैं उनको देखना होगा। जिस घर में पिता अच्छे होंगे वो परिवार भी उन्नति करेगा, क्योंकि पिता सबको एक डोर में बांध के रखते हैं और सबको एक नियम के अनुसार चलाते हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, परंतु जहाँ पिता स्ट्रिक्ट होंगे, नियम पूर्वक चलेंगे, वहाँ बच्चे भी उन्नति करेंगे। अगर हमें प्लेग्राउंड में देखें तो किसी टीम का लीडर जो होता है वो सूर्य के समान होता है कि पूरी टीम को एक साथ बांधे रहता है। चंद्रमा को समझने के लिए हमें माँ को देखना चाहिए। माँ की गोद में कितनी शीतलता मिलती है। माँ हमें भोजन कराती हैं और माँ के लिए उसका कोई भी बच्चा शत्रु नहीं होता है। चंद्रमा के साथ भी माँ के कारक हैं, भोजन के कारक हैं, और चंद्रमा किसी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। मंगल को समझना हो तो हमारे जो कोई छोटा भाई, या अगर समझना भी है बड़े भाई की तरह भी हम समझ सकते हैं, कि जो किसी भी बात पे लड़ने भिड़ने को तैयार हो। हर बात पे कोई घर का कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो हर बात पे उग्र होता है, हर बात पे लड़ने भिड़ने को तैयार होता है। वैसे लोगों के द्वारा हम मंगल को समझ सकते हैं। बुध को समझना हो, बुध तो राजकुमार है। छोटा बच्चा समझिए, छोटे बच्चे की अगर अच्छी संगति होगी तो बच्चा निखर के आएगा, अगर बुरी संगति हो गई तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसी तरह बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठ गए तो शुभ प्रभाव देंगे, अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो बुरा फल देंगे। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी के पास गए कि राक्षसों को मारने के लिए उनको राम जी और लक्ष्मण जी की जरूरत थी। दशरथ जी ने बिना कोई प्रश्न किए अपने दोनों पुत्र उनके साथ भेज दिए। फिर विश्वामित्र जी उनके दोनों पुत्रों को लेके जनकपुर गए उनके स्वयंवर के लिए, लेकिन दशरथ जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गुरु इनका कभी अहित कर ही नहीं सकते हैं, चाहे इनको कितने भी कष्ट मिले, लेकिन वो जानते थे कि वो गुरु इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचे हैं और जो भी करेंगे इनकी भलाई के लिए ही करेंगे। तो इस तरह हम गुरु को समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शुक्र को समझना हो तो एक खूबसूरत स्त्री को समझिए जो अपने आप को अच्छा बनाती है, दिखाती है, तो थोड़ा बाहरी आडंबरों का सहारा लेती है, थोड़ा झूठ भरे का भी समाज में अपने चमकने के लिए ये कर सकते हैं। जहाँ बनावटीपन हो, जहाँ थोड़ा सा आडंबर हो, दिखावा हो, आर्टिफिशियल चीजें हो, वहाँ समझिए कि शुक्र का संबंध है। शनि को समझने के लिए हमें अपने घर के बुजुर्गों को देखना चाहिए। बुजुर्ग एक कमरे में पड़े रहते हैं, जिनके पास उनके कमरे में ऐसा सोचिए कि प्रकाश कम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास होता है। हम उनकी बातों को शुरू में समझते नहीं हैं, हम अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन वो इतना जीवन जी चुके होते हैं, उनके पास अनुभव बहुत होता है। पहले उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बाद में जब हमको अनुभव होता है तो लगता है कि वो बहुत सही थे। भले हमारे पर नाराज होते थे, परंतु वो सही थे। यानी वो बुजुर्ग हमें हमारी मर्यादाएं दिखाते हैं, शनि की तरह। महाभूतों में हमारा शरीर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड भी समाहित है। आप पंचतत्वों के माध्यम से ग्रहों के तत्व पर भी प्रकाश डालिए। जी हाँ मनीषा जी, जैसे आपने तत्वों की बात कही, ज्योतिष में भी 5 तत्व हैं और इनको 1 या 2 ग्रह मिलकर के कंट्रोल करते हैं। इनका हमारी इंद्रियों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अग्नि तत्व की बात करते हैं। अग्नि से हमें क्या मिलता है? प्रकाश भी मिलता है और ऊर्जा भी मिलती है। तो सूर्य और मंगल ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य से प्रकाश मिलता है और मंगल से ऊर्जा को हम लोग देखते हैं। यानी ये दोनों ग्रह हमारे शरीर में अग्नि तत्व को कंट्रोल करते हैं। दूसरा हुआ जल तत्व। चंद्रमा और शुक्र ये शरीर में जल तत्व को बैलेंस करते हैं। कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे शरीर में वाटर बैलेंस ठीक से बना रहेगा। जिह्वा पर इनका अधिकार होता है। वायु तत्व, शनि और राहु वायु तत्व को दिखाते हैं। स्पर्श पर इनका अधिकार होता है। अगर शनि कुंडली में खराब है तो वायु जनित रोग हो सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। भूमि तत्व,
बुध इसको कंट्रोल करते हैं, भूमि तत्व को। ये त्वचा को दर्शाता है और इसको ये सूंघने की शक्ति पे इसका अधिकार होता है। शरीर में जैसे हमारे हड्डियां हैं, तरल पदार्थ हैं, इन सब को त्वचा से ढक के कवर करके एक ठोस रूप देता है बुध। तो इसको हम लोग इसीलिए पृथ्वी तत्व यानी एक ठोस रूप प्रदान करता है। अब हो गया आकाश तत्व। आकाश तत्व इसको गुरु कंट्रोल करते हैं। इसके लिए कोई राशि नहीं है और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सारे तत्व आकाश तत्व में ही समा जाते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ईश्वर की कृपा की तरह है, कि ईश्वर की कृपा हर जगह है परंतु वो हमें कहीं दिखती नहीं है। उसको हम लोग आंखों से ऐसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। शानदार जवाब अनुपमा जी। आपसे कभी मिली नहीं हूँ पर लगता है कि बरसों से आपसे परिचित हूँ। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनसे भले ही मिलना ना हुआ हो पर वो अपने से लगते हैं। बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों के लिए अमूल्य समय निकाला। दर्शकों से भी आग्रह है कि अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके प्रश्नों का जवाब आगामी कार्यक्रम में अनुपमा जी द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। मनीषा जी, हम लोग ज्योतिष के माध्यम से ही मिले हैं और ज्योतिष में पूर्व जन्म को माना जाता है, तो जरूर हम सबका पूर्व जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके साथ ही आपका और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।